मॉर्निंग डियर। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूलर्स थ्योरी। आइए देखते हैं यूलर्स थ्योरी क्या होता है। यूलर्स थ्योरी के बारे में हम आपको पिछले क्लास में भी बताए थे थोड़ा सा कि यूलर्स थ्योरी जो है यह बताता है कि अगर लॉन्ग कॉलम है, लॉन्ग कॉलम पे जब हम लोड डालेंगे जिसे हम क्रिपलिंग लोड बोलते हैं, वो जो पी जो लगाए थे कॉलम पे इस तरह, देखिए अगर ये लॉन्ग कॉलम है, मैंने आपको लॉन्ग कॉलम के लिए कंडीशन भी बताया था, तो क्रिपलिंग लोड अगर इधर से लोड पड़ रहा होगा, कंप्रेसिव लोड कॉलम पे पड़ता है, तो ये कंप्रेसिव ऊपर से और नीचे से जो लोड पड़ेगा जिसे हम क्रिपलिंग लोड कहते हैं, उसका हम वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए जो फार्मूला होगा वो निकाल सकते हैं यूलर्स थ्योरी से। तो सबसे पहले कि यूलर्स थ्योरी क्या है वो हमें समझना है। फिर इसमें एक महत्वपूर्ण बातें ये होती है कि यूलर्स थ्योरी का एजम्पशन क्या होता है, ये बार बार क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आप आइए समझिए कि यूलर्स थ्योरी क्या होता है। तो लॉन्ग कॉलम, द फेलर ऑफ लॉन्ग कॉलम is analyzed by यूलर्स थ्योरी। यूलर्स के थ्योरी के द्वारा हम लॉन्ग कॉलम किस तरह से फेल हो जाएगा, किस तरह से यह टूट जाएगा, हम जो लोड इस पे डाल सकते हैं वो कितना डाल सकते हैं कि इसका बकलिंग ना हो। The failure of long column is analyzed by यूलर्स थ्योरम। तो लॉन्ग कॉलम का केस है, लॉन्ग कॉलम ही हम पढ़ेंगे। और महत्वपूर्ण बातें कि इसका एजम्पशन क्या होता है। यूलर्स थ्योरी का कुछ एजम्पशन होता है, कुछ आपको मान करके चलना पड़ेगा कि इसमें ये चीज़ें होती है, ठीक है। जैसे कि जो कॉलम हम मानते हैं वह कॉलम स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा कॉलम होना चाहिए। ये इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए। मटेरियल जो है वह होमोजेनियस होना चाहिए, आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं इसके एजम्पशन की, ओके। तो ये जो थ्योरी है, हम इस थ्योरी से क्या निकालेंगे, मेनली ये समझ में आना चाहिए आपको। इस थ्योरी से हम क्रिपलिंग लोड निकालेंगे। क्या लिखेंगे? दिस थ्योरी गिव्स वैल्यू ऑफ क्रिपलिंग लोड। दिस थ्योरी गिव्स वैल्यू ऑफ क्रिपलिंग लोड, जिसको आप पी बोलते हो, पी का वैल्यू देगा। दिस थ्योरी गिव्स द वैल्यू ऑफ क्रिपलिंग लोड फॉर different condition of ends of column। याद कीजिए, आपको मैंने बताया था कि जो इंड कंडीशन होता है वो कई सारा हो सकता है कि दोनों हिंज हो, दोनों इंड जो हो हिंज किया हुआ हो, ये हो सकता है कि दोनों फिक्स किया हुआ हो, ये हो सकता है कि एक फिक्स हो दूसरा फ्री हो। ये सारे केस हम अलग अलग करके यूलर्स थ्योरी में पढ़ते हैं। सबके लिए पी का वैल्यू, जो क्रिपलिंग लोड का वैल्यू आएगा वह अलग अलग आएगा। तो आप जनरल जो फार्मूला यूज करेंगे, जनरल फार्मूला, उसे हम डेराइव भी करेंगे आगे। जनरल फार्मूला जो आता है ये क्रिपलिंग लोड के लिए, देखिए जनरल फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, क्रिपलिंग लोड, जिसको आप पी बोलते हो। पी बराबर आपको डिराइव करना है, अभी हम आगे डिराइव करेंगे इस फार्मूला को। पाई स्क्वायर ई आई बाय एल इक्विवेलेंट का स्क्वायर होता है। यही मेन फार्मूला डिराइव होकर आता है। इक्विवेलेंट लेंथ क्या होता है अभी हम ये पढ़ेंगे। ये आई क्या है,
ई क्या है और पाई तो आपको पता ही होगा। तो आई, ये जो आई होता है ये मिनिमम होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। ठीक है, देखिए क्या हो गया, आई क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये लिस्ट होना चाहिए, कम होना चाहिए दोनों में से, जो एक्स वाई एक्स, अगर हम लेते हैं आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, इस दोनों में से जो मिनिमम होगा उसका यूज करते हैं। और ये क्या है, ये यंग्स मॉडुलस ऑफ, ये आपको हो जाएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। एल क्या है, एल इक्विवेलेंट लेंथ है, लेंथ है। क्या होगा है इक्विवेलेंट लेंथ, आपको पता चल जाएगा आगे। आपको ओवरव्यू पता चला अभी कि हमें इस लेक्चर में करना क्या है। इस लेक्चर में हमें यही क्रिपलिंग लोड जो पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम बाय एल स्क्वायर आया है, ये डिफरेंट इंड कंडीशन के लिए क्या वैल्यू होगा यही निकालना है। अभी हम इस फार्मूला को डेराइव करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना है एजम्पशंस क्या होगा। तो आइए अब देखते हैं कि एजम्पशंस क्या होता है। कुछ पॉइंट्स हैं उसके, और उसे आपको समझना है कि इसके लिए क्या क्या एजम्पशंस होना चाहिए, तब ये आकर के डेराइव्ड होता है। और एक चीज़ देखना है कि यहाँ पे जो है होयर, एक ध्यान चीज देने वाली बात है, जो ई इंटू आई मिनिमम लिखे हैं इसको जो है फ्रैक्चर रिजिडिटी भी बोलते हैं, फ्रैक्चर रिजिडिटी भी बोलते हैं। ठीक है, ई आई मिनिमम को फ्रैक्चर रिजिडिटी भी बोलते हैं। और आई मिनिमम बराबर जो होता है वह क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू के स्क्वायर होता है। ये जो आई है इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये जो के है ये आपको रेडियस ऑफ जायरेशन है, रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके, आई मिनिमम का वैल्यू ए इंटू के स्क्वायर होता है। तो यही सब बातें हैं। आइए देखते हैं एजम्पशंस। तो आइए देखते हैं एजम्पशंस फॉर द यूलर्स थ्योरी। यूलर्स थ्योरी के लिए एजम्पशंस क्या होगा, मैंने आपको बोला कि ये लेंथ जो कॉलम का होना चाहिए वो वेरी लार्ज होना चाहिए, द लेंथ ऑफ कॉलम इज वेरी लार्ज। पहला एजम्पशंस है कि हम यूलर्स जो फॉर्मूला था P इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई बाय एल ई का स्क्वायर, एल इक्विवेलेंट का स्क्वायर, इसे तभी हम लगा सकते हैं जब लेंथ ऑफ कॉलम इज वेरी लार्ज होगा, कॉलम लार्ज होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जो कॉलम होगा, द कॉलम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड लोड इज एक्सियली, लोड जो उसमें पड़ेगा एक्सियली पड़ना चाहिए, और साथ में कॉलम सीधा होना चाहिए। द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज यूनिफॉर्म, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कॉलम का, जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो हर जगह समान होना चाहिए, ये कम और ज्यादा नहीं होना चाहिए। कॉलम मटेरियल इज परफेक्टली इलास्टिक, मटेरियल कैसा होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, और हुक्स लॉ का वह पालन करता हो। सबसे बड़ी बात इसमें होमोजेनियस और आइसोट्रॉपिक में क्या अंतर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। होमोजेनियस क्या होगा और आइसोट्रॉपिक क्या होगा। होमोजेनियस क्या होता है आपको मैं पीछे बता चुका हूँ। होमोजेनियस क्या, पहला दूसरा क्लास में ही आपको बताया गया था कि होमोजेनियस और आइसोट्रॉपिक क्या होता है। होमोजेनियस मटेरियल ऐसा मटेरियल होगा जिसके हर पॉइंट पे प्रॉपर्टीज सेम रहेगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हर पॉइंट पे सेम रहेगा, और आइसोट्रॉपिक में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम होता है। ये डायरेक्शन बताता है, ये जो है आपको
पॉइंट के बारे में बताता है कि ऑल पॉइंट पे प्रॉपर्टीज क्या सेम रहेगा, और आइसोट्रॉपिक बताता है कि ऑल डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम रहेगा। ध्यान देंगे आप, होमोजेनियस में सारे पॉइंट पे प्रॉपर्टी सेम रहता है, और आइसोट्रॉपिक में सारे डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम रहता है। एंड ओवे हुक्स लॉ का पालन करेगा। ये हुक्स लॉ क्या बताता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। द फेलर ऑफ कॉलम इज ड्यू टू बकलिंग। ये जो कॉलम होगा, ये कॉलम आपको फेल करेगा, ये टूट जाएगा। तब टूटेगा किसके कारण से? जो आप की लगाओगे, जो क्रिपलिंग लोड लगाओगे, उसी के कारण से, बकल होने के वजह से टूटना चाहिए, ना किसी अन्य वजह से नहीं। सेल्फ वेट ऑफ कॉलम इज नहीं। अब कॉलम का अपना वेट भी होगा, तो जैसे अगर ये कॉलम यहाँ पे ऐसे है तो इसका अपना भी वेट है होता है, इसे हम इस वाले में कंसीडर नहीं करते हैं यूलर्स फॉर्मूला में। और लास्ट पॉइंट है, डायरेक्ट स्ट्रेस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू बेंडिंग स्ट्रेस। जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा उसके कंपेयर में डायरेक्ट स्ट्रेस का वैल्यू बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ये एग्जाम में बार बार आता है, इसीलिए इसे आप याद कर लेंगे, बहुत वीवीआई होगा आपका। चलिए अब कुछ और इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं कि अगर कोई कॉलम है तो इसमें साइन करना, किधर पॉजिटिव लेंगे किधर निगेटिव लेंगे। अगर बकल तो दोनों तरफ हो सकता है ना, बकल दोनों तरफ हो सकता है, तो किधर पॉजिटिव होगा किधर निगेटिव होगा, इस चीज को भी आइए देखते हैं। आइए अब देखते हैं साइन कन्वेंशन को, साइन कन्वेंशंस और यूलर्स थ्योरी। साइन कैसे लेंगे? कुछ नहीं है, मान के चलिए इनिशियली कॉलम कैसा रहेगा? स्ट्रेट रहेगा, या तो वह इस तरह से मुड़ेगा, इस तरह से मुड़ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? देखिए, अगर ये कॉलम है तो हो सकता है कि इस तरह से मुड़ जाए, ठीक है, इस तरह से इधर से यह मुड़ जाए। देखिए, अब देखिए ये वाला शेप, ये एक्सिस अगर है, एक्सियल डायरेक्शन अगर है, ये देखिए ये एक्सियल डायरेक्शन है। अगर एक्सियल डायरेक्शन में इसकी बात करूं मैं, ये जो बेंड हुआ है इसकी मैं बात करूं, ये जो बकलिंग है इससे इस एक्सिस से ये फेस कैसा है? ये कॉन्वेक्स फेस है, ये फेस कॉन्वेक्स है। अगर इस तरह से कॉन्वेक्स शेप बनाता हो एक्सियल के साथ, तो उसे हम बोलते हैं, कॉन्वेक्स शेप के केस में हम इसको बोलते हैं कि यह आपको पॉजिटिव बकलिंग हुआ है। ओके, अगर हम कॉन्वेक्स शेप बना रहा हो एक्सियल के साथ, तो हम इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कि यह पॉजिटिव, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पॉजिटिव। तो ये भी देखिए कॉन्वेक्स ही शेप बना रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ही होगा, चाहे इधर हो या इधर हो, हम इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। ये आपको बकलिंग है, इस तरह से ये जो होता है इसको बकलिंग कहते हैं। अब देखिए, अब ये भी बकलिंग ही है, ये भी बकलिंग ही है, और एक्सियल के साथ ये वाला शेप जो है, ये शेप जो बनाया है वो शेप कैसा है? कॉनकेव शेप है। ये शेप कैसा है? कॉनकेव शेप है एक्सियल के साथ। तो ये जो कॉलम इस तरह से अगर शेप बनाता है तो वह निगेटिव होता है। याद रखना है कि अगर इस तरह से बनेगा तो निगेटिव होगा। तो अब हमें अब ये भी पता हो गया, अनकेव कहने का क्या मतलब है कि इस केस का मोमेंट, इसका जो मोमेंट होगा, मोमेंट अगर ऐसी शेप का निकालिएगा तो ये क्योंकि मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसीलिए जब भी आप मोमेंट की बात करेंगे,
आप जब मोमेंट निकालेंगे तो वह मोमेंट पॉजिटिव निगेटिव होगा, क्योंकि वह वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसके पास डायरेक्शन होती है, इसलिए साइन लेके ही चलना पड़ेगा हमको। तो मोमेंट जब इसका निकालेंगे तो ये क्या होगा, मोमेंट पॉजिटिव होगा। और इसका जब मोमेंट हम निकालेंगे, इस तरह के कॉलम का जब मोमेंट हम निकालेंगे, कॉलम ऐसे अगर हो गया है तो ये निगेटिव देगा। ठीक है, तो ये जब हम यूलर्स फार्मूला डेराइव करेंगे उस समय हमें इसका हेल्प लेना पड़ेगा, इसीलिए इसे हम पहले बताए हैं आपको। तो आइए अब हमें फार्मूला डेराइव करना चाहिए। अब बेसिक चीज़ें जो था हमें अब पता हो गया। क्या क्या पता हो गया, हम अब जानते हैं कि यूलर्स जो फार्मूला होगा उसके लिए एजम्पशंस क्या है, क्या क्या हमें मान के चलना पड़ेगा, ये भी पता हो गया। इसके बाद हमें ये पता हो गया कि इसका साइन कन्वेंशन कैसा होगा, किधर पॉजिटिव लेंगे किधर नेगेटिव लेंगे, ये पता हो गया। साथ में हमें अब पता है कि इंड कंडीशन डिफरेंट हो सकता है। सबसे पहला लेक्चर जब इसका था, यूलर्स कॉलम का जब पहला लेक्चर है, उसी में मैंने आपको बताया है कि इंड कंडीशन डिफरेंट हो सकता है। तो हम अभी जो हिंज इंड कंडीशन है, दोनों इंड अगर हिंज हो जाता है तो उसके लिए यूलर्स फार्मूला कैसा होगा और उसे हम कैसे डेराइव करेंगे वो निकालेंगे। तो आइए अब देखते हैं यूलर्स फार्मूला को डेराइव करते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे एक चीज़ और आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए क्या हुआ है, अगर कॉन्केव ये कॉन्वेक्स शेप बनाता हो, कॉन्वेक्स शेप विथ एक्सियल इज टेकन एज पॉजिटिव, और दूसरी बात कॉन्केव शेप विथ एक्सियल इज टेकन एज नेगेटिव। याद रखेंगे, मैं इसको लिख दिया जो। चलिए अब आइए हम एक्सप्रेशन निकालते हैं क्रिपलिंग लोड के लिए। और मेरा इंड कंडीशन क्या होगा, बोथ इंड्स हिंज होगा। दोनों कॉलम का जो दोनों इंड है दोनों हिंज किया हुआ होगा। तो एक्सप्रेशन हमें निकालना है किसके लिए, क्रिपलिंग लोड के लिए। कंडीशन क्या होगा, व्हेन बोथ इंड्स ऑफ कॉलम आर हिंज। पहला कंडीशन उसी को मैं लेकर के चल रहा हूँ, और इसी से मैं से केवल एक ही कंडीशन डेराइव करूँगा और इसी से बेस्ड हम दूसरे जो कंडीशन होगा उसको लिख लेंगे। तो आइए अभी हम इसको डेराइव करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें कॉलम की तो पहले कॉलम कैसा होगा, पहले बोला गया है एजम्पशन में ही कि पहले कॉलम स्ट्रेट होगा। जब लोड पड़ेगा तो इसमें बकल होगा। देखिए लोड पड़ा कैसा हो गया, ये बकल हो गया। इंड कैसा है, मान के चलिए ये ए है और ये बी है। अगर ये पॉइंट यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं ये कैसा इंड होगा, हिंज्ड होगा। ये भी कैसा होगा, हिंज्ड होगा। ठीक है, ये पॉइंट हिंज होगा। चलिए और बातें आइए। अब देखिए ये यहाँ से कुछ डिस्टेंस से बकल हो रहा है। अभी हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस ले लेते हैं। x डिस्टेंस पे जाने के बाद जो इसका डिफ्लेक्शन होता है, y को हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ये जो y है इसको हम बोलेंगे डिफ्लेक्शन। एक आपको डिफ्लेक्शन के बारे में भी बताया जाएगा। डिफ्लेक्शन और स्लोप एक नया चैप्टर बनेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे के लेक्चर में हमें पढ़ना है। तो अभी आप ये समझिए कि इसको, ये जो एक्सियल से ये थोड़ा हट गया है, इसी को आप डिफ्लेक्शन बोलते हो।
स्लोप भी पढ़ना है और डिफ्लेक्शन भी आगे पढ़ना है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे वर्ड आपके लिए इजी हो जाएगा आगे। अभी आपको बस इतना समझना है कि इस एक्सिस से जो थोड़ा यहाँ से हट जा रहा है ये, इसी को आप डिफ्लेक्शन बोलोगे। आप बताइए कि सबसे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा? इसके सेंटर पे होगा। जब हम एल का वैल्यू मान के चलिए, ये कॉलम है तो कॉलम का तो कुछ लेंथ होगा, इसका लेंथ हम एल मान लेते हैं। एल क्या है? लेंथ ऑफ कॉलम हो गया, लेंथ ऑफ कॉलम हो गया। तो ये x डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे हमने डिफ्लेक्शन कितना लिया है? y डिफ्लेक्शन लिया है। ये डिफ्लेक्शन किसकी वजह से हुआ होगा? ये डिफ्लेक्शन हुआ होगा जब यहाँ पे लोड लगा होगा। क्या लगा होगा? यहाँ पे लोड। जिस लोड को आप क्या बोलते हो? क्रिपलिंग लोड बोलते हो। इधर से भी क्या दिखाना होगा हमें कि यहाँ पे लोड लगा होगा। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन किसके वजह से हुआ होगा? यहाँ जो लोड दिए, इस तरह से जो लोड यहाँ पर आ, तो ये क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया। तो y इसमें डिफ्लेक्शन है। p क्या है? क्रिपलिंग लोड है। मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर p इक्वल टू क्या हो जाएगा? p इक्वल टू क्रिपलिंग लोड होगा। यही तो हमें निकालना है, इसी के लिए हमें फाइनल एक्सप्रेशन चाहिए। ठीक है, P इक्वल टू क्रिपलिंग लोड हो गया। Y को क्या बोलेंगे? Y क्या है? Y है आपको डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन फ्रॉम एक्सिस, एक्सिस से डिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो क्या आप, अगर ये y डिफ्लेक्शन है तो क्या मोमेंट आप बता सकते हैं क्या होगा? क्या मोमेंट आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या होगा? पहला चीज आप यहाँ पे अब आप लिखेंगे, नाउ मोमेंट कितना होगा? किसके कारण से? किस लोड के कारण से? ड्यू टू P। मोमेंट ड्यू टू P लोड के कारण से ये जो y डिफ्लेक्शन हो गया, ये मोमेंट कितना क्रिएट किया? मोमेंट होता क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगा है? P लगा है। और डिफ्लेक्शन कितना हुआ है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में y हुआ है। देखिए P इंटू वाई हो गया। अब बात आती है मोमेंट हम पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले। तो पीछे जो हम आपको लेक्चर में बताए कि अगर ये कॉनकेव शेप बना रहा है तो क्या लेना है हमें? नेगेटिव लेना है। देखिए कॉनकेव शेप एक्सियल के साथ या कॉनकेव बना रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि हमें क्या साइन लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। मोमेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब मोमेंट ड्यू टू P बराबर कितना हो गया? माइनस P इंटू वाई हो गया। ये आपको पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब जब आप डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, जिस समय हमने इसकी बात किया, जब डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो उस समय एक इक्वेशन डेराइव कीजिएगा आप। देखिए एक चीज़ आपके लिए न्यू होगा, इसे आप फिलहाल याद रखें, आगे आपको इसे डेराइव भी करना है। तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन होगा फ्रॉम इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन से जब आप निकालेंगे इसी मोमेंट का वैल्यू, ठीक है, इसी मोमेंट का वैल्यू, तो वो कितना होता है वो देखिए। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन, तो मोमेंट इक्वल टू आपको हो जाएगा EI इंटू D2y बाय dx स्क्वायर। देखिए y क्या है, x क्या है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्या होगा? मोमेंट इक्वल टू EI इंटू D, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा इसी y, यानी कि जैसे जैसे आप x का वैल्यू
चेंज करेंगे y का वैल्यू चेंज हो जाएगा। देखिए x का वैल्यू, अगर x यहाँ पे था, इनिशियल पॉइंट पे था, तो अगर x 0 रहा तो y भी आपका 0 होगा। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन भी है, बाउंड्री कंडीशन हम आगे लेंगे। आप समझिए बात को, जैसे जैसे हम x में चेंज लाएंगे y भी मेरा चेंज होता जाएगा। तो ये इक्वेशन, डिफ्लेक्शन इक्वेशन जो है, ये आप मोमेंट इक्वल टू ई आई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आगे डेराइव भी करोगे, लेकिन अभी तो आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, अगर आप ये दोनों चीज़ आपको पता है तो फिर चीज़ें आसान हो जाएगी आपके लिए। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। देखिए दोनों ही मोमेंट है, ये भी मोमेंट है और ये भी मोमेंट है, दोनों मोमेंट ही है, तो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोनों मोमेंट ही है तो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड से हो जाएगा ई आई इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस पी इंटू वाई। देखिए अब यहाँ पे जो है मॉस, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का काम हो गया। ठीक है, अब जो भी आगे होगा वह मैथमेटिकली होगा, यानी अब जो भी करेगा मैथमेटिक्स से होगा। कॉन्सेप्ट जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का था, मॉस का था, वो हम लगा चुके हैं। तो अब इसको मैथमेटिक्स से सॉल्व कर लेना है। कैसा इक्वेशन बन गया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करने आना चाहिए। आपको मैथ में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया गया होगा, या अगर आप नहीं अभी पढ़े होंगे तो आगे के सेमेस्टर में पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है। अभी तो फिलहाल हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो आइए अब इसको देखते हैं सॉल्व करके, तो कि कैसे होगा। तो अभी हमने क्या अभी तक दोनों इक्वेशन से देखा कि ई आई इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस था, तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा पी इंटू वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए ऐसा हो गया। और आगे हम इसको बढ़ेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी बाय ई आई इंटू वाई इक्वल टू 0, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म चला आया, तो इस तरह का इक्वेशन अगर होता है, मैं इधर एक चीज़ लिख देता हूँ, अगर कहीं डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर y इक्वल टू 0, इस तरह का अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का डबल डिफरेंशिएशन है, देखिए का अगर कोई फॉर्म हो, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू c1 cos अल्फ़ा एक्स, यही अल्फ़ा, देखिए जो स्क्वायर है यानी कि उसका स्क्वायर हट करके केवल क्या बचा, अल्फ़ा बचा, प्लस c2 साइन अल्फ़ा एक्स, यही इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप फिलहाल समझिए कि ये ऐसे होता है। तो सेम तरह से फॉर्म है, देखिए यहाँ पे हम इसको उस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर पी बाय ई आई का स्क्वायर, अगर स्क्वायर कर दिए तो इतना ही बचेगा, इंटू वाई इक्वल टू 0। अब मैं लिख रहा हूँ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय किसके द्वारा दिया जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए क्या लिखे हैं, देखिए C1, इसी से कंपेयर करके आप लिख लीजिए y इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा C1 इंटू कॉस, अल्फ़ा की जगह क्या है
अल्फ़ा की जगह है रूट अंडर पी बाय ई आई, अल्फ़ा इंटू क्या होता है एक्स होता है, इंटू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, प्लस C2 साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा का रूट अंडर पी बाय ई आई इंटू क्या एक्स। ये क्या देगा डिफरेंशियल इक्वेशन देता है। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस तरह से हम कर लेते हैं। अब ये जो है कांस्टेंट है C1 और C2 क्या है कांस्टेंट है, इसका वैल्यू निकालना है। C1 और C2 का दो अननोन है, इसीलिए दो इंड कंडीशन लगाना पड़ेगा। इंड कंडीशन हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही इंड कंडीशन मिलेगा ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे नाउ फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं या इंड कंडीशन लगाते हैं, और इसको क्या बोलिएगा आप इंड कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन या इंड कंडीशन लगाते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे, अगर मेरा देखिए इफ़ x अगर 0 हो जाए, अगर x 0 हो जाए तो डिफ्लेक्शन का वैल्यू कितना y कितना होगा, इस जगह x के जगह पे y का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। पहला कंडीशन हो गया, y क्या होगा 0 होगा। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, मैं इसको घेर रहा हूँ अभी समझने के लिए। दूसरा क्या कंडीशन है एंड, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है इफ y इक्वल टू x इक्वल टू l हो जाए, x का वैल्यू l हो जाए, यानी यहाँ चला आया है, x l हो जाने का मतलब क्या है a पे चला आएगा, तो a पे डिफ्लेक्शन कितना, y का वैल्यू a पे कितना होगा, वहाँ भी क्या होगा 0 होगा, तो y भी आपको 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका इंड कंडीशन हो गया कि x 0 तो y भी 0। अब बारी बारी से दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए और आपको निकल आएगा वैल्यू। देखिए अगर x इक्वल टू इसमें आप 0 करते हैं, चलिए तो y भी क्या होगा 0 होगा, x 0 तो y का वैल्यू क्या पहला कंडीशन से 0 हो जाएगा। इसको देखिए C1 cos, ये पूरा टर्म x 0 तो ये पूरा टर्म 0 प्लस C2, ध्यान से कैलकुलेशन को देखिए, C2 साइन, साइन तो साइन और यहाँ x है तो पूरा टर्म को फिर से ये 0 कर देगा, तो यहाँ से देखिए साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, इसीलिए ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। तो C1 बराबर क्या निकल के आया 0 निकल करके आया। ठीक है, अब C1 क्या हो गया आपका 0 हो गया, C1 जैसे 0 हो गया तो इसका मतलब हो गया पूरा टर्म 0 हो गया। अब y बराबर क्या बचेगा, y बराबर बचेगा आपका C2 साइन और दिस वैल्यू। तो आइए इसको आप आगे बढ़ाइए, आइए y बराबर मेरा क्या बचा, y बराबर बचा C2 साइन रूट अंडर p बाय ई आई इंटू एक्स। क्यों, C1 मेरा 0 हो चुका है तो अब बचेगा केवल यही टर्म। फिर बाउंड्री कंडीशन लगा दीजिए, जब x का वैल्यू l होगा तो y क्या होगा 0 होगा, तो x का वैल्यू l कीजिए, y को 0 कीजिए, y 0 हो गया। C2 इंटू साइन रूट अंडर p बाय ई आई इंटू क्या l इंटू l। देखिए या तो C2 इक्वल टू 0 होगा और क्या होगा, या साइन रूट अंडर p बाय ई आई इंटू l इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये C2 अगर 0 होता है तो फिर तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो ये 0 नहीं होगा, बल्कि 0 हमें किसको लेके चलना होगा, इसी को 0 लेके चाहिए। कांस्टेंट टर्म कुछ वैल्यू देगा, लेकिन ये वैल्यू जो है यह जो है 0 हो सकता है, तो इस कंडीशन को आपको लेके आगे बढ़ना है। देखिए यही कंडीशन आपको देगा, तो यहाँ से C2 इक्वल टू 0 हो सकता है और इतना इक्वल टू भी 0 हो सकता है, या ऐसे समझिए कि
साइन का वैल्यू हमें जैसे ही करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म है, डिवाइड होगा तो क्या दे देगा, हमको ये वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको जैसे आगे लेके बढ़ेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, साइन रूट अंडर पी बाई ई आई इंटू क्या एल बराबर क्या, साइन का 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, और ये 2 पाई भी हो सकता है। साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, और साइन 2 पाई भी 0 होता है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम इसका वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं, 0 वैल्यू प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता, एल का वैल्यू इसके साथ 0 नहीं हो सकता है। तो प्रैक्टिकल वैल्यू हम ये इस पाई को बोलते हैं, प्रैक्टिकल वैल्यू है पाई आपका। तो क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा साइन रूट अंडर पी बाई ई आई इंटू एल बराबर साइन पाई। तो यहाँ से देखिए साइन साइन हो गया, इसीलिए रूट अंडर पी बाई ई आई इंटू एल बराबर क्या हो जाएगा, पाई। यहाँ से देखिए स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, पी बाई ई एल इंटू एल स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर। और जैसे ही इसको फिर यहाँ से कीजिएगा तो P इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई बाय क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका प्रूव्ड हो गया। इसी को आप क्या बोलते हो, यूलर्स फॉर्मूला। किसके लिए निकल कर आया, हिंज कंडीशन के लिए। अगर आपको जनरलाइज करना है तो इसी को एल इक्विवेलेंट लिख देते हैं, ठीक है। तो यूलर्स फॉर्मूला अगर हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, इन जनरल क्या लिखेंगे, P इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई बाय एल इक्विवेलेंट का स्क्वायर लिख देते हैं। कि डिफरेंट इंड कंडीशन के लिए एल स्क्वायर का एल ई का वैल्यू डिफरेंट होगा। ये किसके लिए है, ये हिंज कंडीशन के लिए, और कि एल इक्विवेलेंट इक्वल टू एल ही होता है। आगे हम पढ़ेंगे अभी कि इक्विवेलेंट लेंथ क्या होता है, लेकिन उससे पहले आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये किस तरह से हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन अगर नहीं पढ़ा होगा थोड़ा प्रॉब्लम होगा। आपको अभी डिफ्लेक्शन का इक्वेशन नहीं पता था, वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आप अभी मान के चलते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा इक्वेशन होता है, तो फिर आपके लिए वह ईजी हो जाएगा और आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका यूलर्स फार्मूला जो है हिंज कंडीशन के लिए डेराइव्ड हो गया, ठीक है। अब आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और आगे हम इसके बारे में इक्विवेलेंट लेंथ, सिलेंडर रेशियो, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।